नमस्कार दोस्तों, आज मैं लाई हूँ मालती जोशी जी द्वारा लिखी कहानी मोह भंग। तो प्रस्तुत है आज की कहानी मोह भंग। अरे चलो भाई, कहाँ हो तुम सब? मैंने दोबारा आवाज़ दी। प्रतिक्षण मेरा धैर्य चुकता ही जा रहा था। कहाँ तो घर पर 5:30 बजे उठ जाती थी और यहाँ 7 बज गए हैं, अब तक चाय हलक से नहीं उतरी। गिरीश, इस बार शायद स्वर बहुत खींचा हुआ था, क्योंकि गिरीश भागा भागा भीतर आया और वॉश बेसिन की ओर जाते हुए बोला, तुम शुरू हो जाओ दीदी, मैं अभी 1 मिनट में हाजिर हुआ। सुबह सुबह क्या काम लेकर बैठ गए थे? मैंने चाय उडालते हुए पूछा। मछलियों को खाना दे रहा था। पॉन्ड की वीकली सफाई भी ड्यू थी ना। खैर, वह फिर बाद में कर लूँगा। सुनीता जाग गई है ना? मैंने उसकी भी बना ली थी। मैंने गिरीश के आगे कप सरकाते हुए कहा। सुनीता अपनी बिटिया को मॉर्निंग वॉक कराने ले गई है। बिटिया मतलब शेरी? उसे रोज़ सुबह घुमाने ले जाना होता है। मैंने तो कह दिया, इतनी सुबह अपने से नहीं उठा जाएगा। इसके बदले मैं मछलियों की देखभाल कर लूँगा। मैं चुपचाप चाय पीती रही, पर शायद मेरे भीतर की उथल पुथल चेहरे पर प्रतिबिंबित हो गई थी। गिरीश ने हंसकर पूछा, क्या बात है? कहाँ, कुछ भी तो नहीं। कुछ तो है, तुम मुझसे छिपा नहीं सकती। मैं छिपाना चाहती भी नहीं, मैंने कहा। सुनीता से शायद ना कहती, पर तुमसे तो कोई संकोच नहीं है गिरीश। ये क्या पागलपन है? पागलपन? और क्या, अपने प्यारे से दूध मुँहे बच्चे वहाँ उतनी दूर हॉस्टल में रख छोड़े हैं, और यहाँ कुत्ते बिल्लियों पर प्यार लुटाया जा रहा है। कल से देख रही हूँ, सुनीता उस कुतिया के लाड़ प्यार में खो सी गई है, जबकि उसके असली हकदार वहाँ अनुशासन की जंजीरों में कैद हैं। उनकी किलकारियों के बिना घर कैसे भाएँ भाएँ करता है, देखो तो। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैंने अपनी बात बीच में ही छोड़कर देखा। सुनीता प्रसन्न मुद्रा में दरवाजे पर खड़ी थी। उसका गोरा गुलाबी चेहरा सुबह की ताज़ी हवा में गुलाब सा खिल गया था। बच्चों की तरह किलकते हुए उसने कहा, गिरीश, आज जानते हो इसने क्या किया? पर इससे पहले कि वह आगे कुछ कहती, गिरीश ने दोनों हाथ फैलाकर उसे चुप रहने का संकेत दिया। क्या बात है? बात कुछ नहीं है, बस यही कि दीदी यहाँ 4 दिन आराम करने के लिए आई हैं। उन्हें अपनी मानस कन्या के गुणगान से बोर मत करो। आप बोर होती हैं दीदी? चाय लोगी ना सुनीता? मैं ज़रा गर्म करके ले आती हूँ। मैंने छुटकारा पाने की कोशिश की, पर सुनीता ने मेरा वह प्रयास सफल नहीं होने दिया। चाय अभी रहने दीजिए दीदी, नारायण आ गया है, बना देगा। पर यह बतलाइए, क्या आपको जानवर अच्छे नहीं लगते? यह जानने का कभी मौका ही नहीं मिला रे। शादी से पहले घर की बड़ी लड़की के नाते माँ की गृहस्थी का भार ढोती रही, छोटे भाई बहनों को संभालती रही। ससुराल का घर भी भरा पूरा था। अपने तो 3 ही बच्चे हैं, पर ननद देवर ढेर सारे थे। कोई ना कोई पढ़ाई के लिए हमेशा पास बना रहा। अब तो खैर सब ठिकाने से लग गए हैं, अपने बच्चे भी नौकरदार हो गए हैं। पिछले महीने अजय अपनी पोस्टिंग पर चला गया तो घर एकदम खाली हो गया। इतनी फुर्सत की आदत नहीं है ना, इसी से शायद बीमार पड़ गई। चलो अच्छा हुआ, इसी बहाने तुम हमारे हिस्से में तो आई। पर याद रखो दीदी, तुम यहाँ आराम के लिए आई हो। सुबह सवेरे से इस तरह रसोई में जुट जाओगी तो जीजाजी हमें क्या कहेंगे? सुबह सवेरे? अरे 7 बजे चाय बनाई है। जानते हो, घर पर तो इतनी देर में मैं नहा धोकर पूजा में बैठ चुकी होती हूँ। पर आप यहाँ रिलैक्स होने आई हैं ना दीदी? देन रिलैक्स, सुनीता ने कहा। हमें भी कुछ सेवा का मौका दीजिए। इन दोनों का ऐसा स्नेह ही तो खींच लाया है मुझे, नहीं तो अपना घर छूटता ही कहाँ है। कभी बच्चों की पढ़ाई, कभी परीक्षा, कभी बीमारी, हमेशा कोई ना कोई बंधन लगा ही रहा। पिछले साल विनय की शादी हुई, सब ने कहा चलो अब आप फुर्सत हुई। पर कहाँ, पूरा साल 30 त्योहारों में बीत गया, जिसके लिए बहू मेहमानों की तरह आती जाती रही। हाँ, उसके बाद एकदम सन्नाटा छा गया, और अजय के जाने के बाद तो बस सोना घर जैसे काटने को दौड़ने लगा। अकेले सोच में घुल घुल कर ही बीमार पड़ गई मैं। तब इन्होंने ही कहा था, गिरीश इतना बुला रहा है, चली क्यों नहीं जाती? जाओ, हफ्ते 2 हफ्ते अपने अफसर भाई की खातिरदारी एंजॉय कराओ। मैं कुछ दिन राम खिलावन की रसोई झेल लूँगा, बस मेरा हाजमा ला इलाज होने से पहले लौट आना। बड़ी उमंग लेकर आई थी। औरत बूढ़ी भी हो जाए, उसका पीहर के प्रति उत्साह कम नहीं होता। मुझे तो खुशी थी कि अम्मा बाबूजी के बाद भी भाइयों ने नाता नहीं तोड़ा। बहनों को जब तब बुलाते रहते हैं। उमेश तो अमेरिका आने का न्योता भी दे चुका है, पर मैं यहाँ मुकेश के पास कल्प कम तक तो जा नहीं पाती। 6 भाई बहन थे हम लोग, 6 दिशाओं में बट गए हैं।
गिरीश का ही ठिकाना ऐसा है कि मैं अकेली आ जा सकती हूँ। बड़ी उमंग से आई थी, पर आते ही मन बुझ सा गया। रीनू चीनू ऊटी में हैं, यह मालूम था, पर उन दोनों के बिना घर इतना सूना लगेगा इसकी कल्पना नहीं थी। लगा लाई हुई ढेर सी मिठाई अकारत गई। दीदी, दोपहर आपको 1-2 घंटे अकेला रहना पड़ेगा, बोर तो नहीं होंगी? क्लब जा रही हो? नहीं, क्लब तो 1 आध दिन छोड़ा भी जा सकता है, और क्लब में तो मैं आपको भी ले जा सकती हूँ। फिर दरअसल हम लोगों ने एक संस्कार केंद्र खोल रखा है। बुधवार शुक्रवार मैं क्लास लेती हूँ, सुनीता ने बताया। तो मैंने कहा, मुझे तुम्हारे क्लब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर यहाँ तो मैं भी साथ चल सकती हूँ। सुनीता ने जैसे राहत की सांस ली। करीब 2-2:30 बजे हम लोग घर से निकले। काफ़ी दूर जाकर सड़क के किनारे उसने गाड़ी रोकी। कोई नई कॉलोनी बन रही थी, मजदूर की झुग्गियों से सारी जगह पटी थी। यहाँ तुम अकेली मत आया करो, शहरी है ना साथ में, उसने शहरी को थपथपाते हुए कहा, और उसे चौकीदारी के लिए छोड़कर गाड़ी से उतर पड़ी। सुनीता के उतरते ही बच्चों ने उसे घेर लिया। उसकी गाड़ी को उन्होंने दूर से पहचान लिया था। उन 2 घंटों में मैंने सुनीता का एक नया ही रूप देखा। उन बच्चों के गंदे कपड़े, अधनंगे शरीर, चिपचिपाते चेहरे, किसी से उसे परहेज नहीं था। किसी की नाक पोंछती हुई, किसी को पट्टी बांधती हुई, किसी की आंखों में दवा डालती हुई वह ममता की मूरत बन गई थी। बच्चों को टॉफ़ियाँ बांटते हुए उसका चेहरा एक अपूर्व उल्लास से दमक रहा था। उस सुनीता को देखकर कौन कह सकता था कि वह इतने बड़े अफसर की बीवी है, अंग्रेजी में MA है, और अपने समय में कॉलेज की ब्यूटी क्वीन रह चुकी है। और उस समय तो मैं विस्मय से ठगी रह गई जब उसने बच्चों को सरल भाषा में एकलव्य की कहानी सुनाई। लौटते समय मैं चुप चुप ही थी। बोर हो गई ना दीदी? नहीं तो मैं तो यह सोच रही थी कि यह एकलव्य की कथा तुमने कहाँ से याद कर ली? क्यों, मेरे पास तो रामायण महाभारत की कथाओं का पूरा सेट है। हर बार एक कहानी याद करके जाती हूँ। जिन्हें पढ़ना आता है उन्हें चित्रकथाओं की पुस्तक भी देती हूँ। एक बात कहूँ सुनीता, बुरा तो नहीं मानोगी? कहिए। तुम्हारे मन में जो यह ममता का सागर है, उसे औरों पर क्यों लुटा रही हो? अपने बच्चों को भी तो उसका सुख भोगने दो। उन्हें तो तुमने इतनी दूर भेज दिया है। क्यों, दूर भेज देने से ममता कम हो जाती है दीदी? और रीनू चीनू यहाँ नहीं है, इसीलिए तो मैं इन बच्चों के लिए समय निकाल पाती हूँ। दीदी, हम लोग तो संपन्न हैं, अपने बच्चों को कहीं भी पढ़ा सकते हैं, पर इन अभागों के पास तो ना साधन है ना सुविधा। इन लोगों के लिए कुछ कर पाने से मन को कितनी तृप्ति मिलती है मैं बता नहीं सकती। बता भी दूँ तो शायद आप समझ नहीं पाएंगी। हाँ, सो तो है। मैंने हथियार डाल दिए और वह अप्रिय प्रसंग वहीं समाप्त कर दिया। मम्मी जी, मैंने अपनी बुनाई से नज़र उठाकर देखा। पर्दे की फाँक से एक नन्हा सा चेहरा झांक रहा था। तेल सने बालों की कसी 2 चोटियाँ, ऊपर 2 तितली नुमा बड़ी बड़ी क्लिपें, आँखों में ढेर सारा काजल, नाक में काला सा धागा, कानों में तांबे की बालियाँ, जिस हाथ की उंगली मुंह में दिए थी उसमें प्लास्टिक की हरी 4 चूड़ियाँ। सुनीता तब तक आ पहुँची थी। सुनीता, देखो तो ज़रा, ये रहे आपके बिस्कुट, पर पहले मुंह से उंगली हटाओ। बिस्कुट पाते ही लड़की फुदकती आंगन में चली गई। जाते हुए मैंने उसे संपूर्ण रूप में देखा। उसकी बाकी साज सज्जा से जरा भी मेल न खाती उसकी दूधिया घेरदार फ्रॉक आंखों में चुभ सी गई। यह कौन है सुनीता? मेहरी की लड़की है, जब तब आ जाती है। बिस्कुट की बहुत शौकीन है, आते ही अपना टैक्स मांगती है। आजकल तो कपड़ों से कोई किसी को पहचान ही नहीं सकता। ज़रा उसकी फ़्रॉक तो देखो। वह तो चीनू की फ़्रॉक है दीदी, सुनीता ने कहा और एकदम सकपका गई। गिरीश अखबार पढ़ रहा था। कानों में भनक पड़ते ही एकदम उछलकर खड़ा हो गया। कौन सी फ़्रॉक? वही सफ़ेद फ्रिल वाली, सुषमा ने सहमे हुए स्वर में कहा। चीनू को छोटी पड़ रही थी और कई जगह से सुराई भी खुल गई थी। तुमसे 1000 बार कहा है, वह दहाड़ा। तुम्हें परोपकार का ऐसा ही शौक़ है तो इन लोगों को नए सिलवा कर दो, पर मेरे बच्चों के कपड़ों को मत छुआ करो। हर कोई ऐरा गैरा उन्हें पहनकर घूमे, मैं टॉलरेट नहीं कर सकता। मैं स्तब्ध रह गई। गिरीश, जो हम भाई बहनों में सबसे ज़्यादा हंसोड़, जिंदा दिल, शालीन, सुसंस्कृत है, वह क्या इतनी ओछी बात कह सकता है? क्या मेहमानों के सामने पत्नी को इस तरह अपमानित कर सकता है? शर्म के मारे मुझसे सिर नहीं उठाया गया। मुझे पता नहीं वह कब कमरे से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद आवाज़ आई, मैं क्लब जा रहा हूँ, खाने पर इंतज़ार मत करना। तब मैंने ऊपर देखा, वह अजनबियों की तरह दरवाजे में खड़ा था और यह बात जैसे उसने दीवारों से कही थी। उसके जाने के बाद भी बड़ी देर तक हम एक दूसरे के सामने बेमतलब मौन बैठी रहीं।
सुनीता का आभिजात्य उसे मेरे सामने रोने नहीं दे रहा था, पर उसके निशब्द आक्रोश की आंच मुझ तक पहुंच रही थी। आखिर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने ही सूखी हंसी के साथ मौन तोड़ते हुए कहा, कई बातें हमारे संस्कारों में ऐसी घुल मिल जाती हैं कि हमें पता ही नहीं चलता। गिरीश ने तो मुझे आज अम्मा की याद दिला दी। सुनीता ने आंखों में प्रश्न भरकर मुझे देखा। अम्मा कभी भी बच्चों के कपड़े नौकरों को नहीं देती थी। कहती, ये छोटी जात वाले बहुत गुण जानते हैं। बच्चों के कपड़ों पर ऐसा टोना टोटका करते हैं कि बेचारा सूख कर काटा हो जाता है। कई बार तो बचता भी नहीं है। आप भी इन बातों को मानती हैं? बिल्कुल नहीं, पर मेरे यहाँ तो तुम्हें पुराना कपड़ा ढूंढे से नहीं मिलेगा। सब उठाकर दे डालती हूँ। मैं पुराने कपड़ों से बर्तन नहीं खरीदती हूँ। एक तो उन्हें बोरी भर कपड़े धो, आधा घंटे बकझक करो, अपना खून जलाओ, तब जाकर वे एक आध कटोरी एक आध प्लेट दिखाएंगी। इससे तो किसी ज़रूरतमंद को दो, बेचारा 6 महीने पहनेगा और दुआ देगा। अजय को किसी नाटक में भिखारी का रोल करना था। तुम विश्वास नहीं करोगी, पर घर में एक भी फटिया पुरानी कमीज नहीं निकली, पड़ोस से उधार लेनी पड़ी। सुनीता के चेहरे पर भी थोड़ी सी हंसी झलकी, तो मुझे लगा मेरा श्रम सार्थक हो गया। आप इस उम्र में भी इतने सुलझे हुए विचार रखती हैं। और मैंने कहा ना, सब संस्कारों का परिणाम है। वे कब कहाँ अपना असर दिखाएंगे कोई नहीं जानता। चलो अच्छा है, भुन कर ही सही आज क्लब तो गया है, नहीं तो जब से मैं आई हूँ घर में ही कैद हो गया है। सुनीता, मैं तो तुमसे भी कहती हूँ, मेरी वजह से अपना कोई कार्यक्रम मत बदलना, नहीं तो मुझे बहुत संकोच होगा। मैं कोई मेहमान थोड़े ही हूँ। सुनीता ने जैसे मेरी बात सुनी ही नहीं, घड़ी की ओर देखते हुए बोली, दीदी 9 बज रहे हैं, खाना लगवा दें? क्यों, गिरीश क्या क्लब में खाकर आएगा? नहीं, वहाँ खाने की सुविधा नहीं है सिर्फ, पर उन्हें देर लग सकती है। तो लगने दो ना, अभी कोई ऐसी भूख भी नहीं लगी है। शाम का नाश्ता ही अभी हजम नहीं हुआ है। फिर भी आप खा लेती तो ठीक था। क्लब से लौटने के बाद वे कंपनी के मूड में नहीं रहते। मैं समझ गई, आखिर 3 जवान बेटों की माँ हूँ। एक तो तिस पर आर्मी में है। सुनीता शालीनता से जो बात नहीं कह पा रही थी, वह अनकहे ही मेरे गले उतर गई थी। चलो खा ही लेते हैं, मैंने कहा। वैसे मुझसे पर्दा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो जानती हूँ कि आजकल यह आम रिवाज हो गया है। हाँ, अम्मा या बाबूजी होते तो ज़रूर चौंक पड़ते। मैं तो इतना तरसती हूँ दीदी, अम्मा या बाबूजी दोनों में से एक को तो आज हमारे पास होना चाहिए था। हाँ, यह तो है। औरों की तो सारी खुशी उन्होंने देख ली थी, केवल गिरीश का वैभव नहीं देख पाए। मैं वैभव की बात नहीं कर रही दीदी, मैं तो इसीलिए कह रही हूँ कि बड़ों की कमी का एहसास मुझे बार बार हो रहा है। सबसे छोटा होना बड़े घाटे का सौदा है दीदी। लाड़ प्यार तो खूब मिलता है, पर चढ़ती उम्र में कोई आंख दिखाने वाला नहीं रहता। सब मर खप जाते हैं, किसी का अंकुश नहीं रहता। अंकुश, हाँ, या डर कह लीजिए। देखिए ना, आप आई हैं तो 8 दिन तक अच्छे बच्चों की तरह घर में ही बैठे रहे, नहीं तो कई बार दफ्तर से ही क्लब निकल जाते हैं और रात के 11 बजे आकर लौटते हैं। तुम कुछ कहती नहीं? कहती हूँ तो काटने दौड़ते हैं। तब उन्हें यह भी ध्यान नहीं रहता कि घर में नौकर हैं, मेहमान हैं। मैंने तो इसीलिए आजकल कुछ कहना ही छोड़ दिया है। मैं हैरान रह गई, 10 साल में ही हथियार डाल दिए, और यहाँ तो 30 साल से मोर्चा संभाले हुए हैं। उसने जैसे मेरे मन को पढ़ लिया। बोली, दीदी आप लोगों में लड़ाई नहीं होती? क्यों नहीं होती? और सच पूछो तो कहाँ नहीं होती। जो लोग ऐसा दावा करते हैं वे झूठ बोलते हैं। अरे, जब 2 भिन्न आचार विचार वाले व्यक्ति आमने सामने होंगे तो टकराएंगे नहीं क्या? किस बात पर लड़ते हैं? कोई एक बात हो तो बताऊं। उस लड़ाई का असर कितने दिन तक रहता है? मैं हंसी। सुनीता, घर के लड़ाई झगड़ों को अक्सर बर्तन खड़कने की उपमा देते हैं। यह बड़ी सार्थक उपमा है। टकराते हैं तो एक धमाकेदार गूंज पैदा होती है और बस थोड़ी देर बाद सब फिर शांत। मन में कुछ नहीं घुमड़ता। मन में कुछ होगा तभी तो घुमड़ेगा ना। यहाँ तो कुछ बचता ही नहीं। मौके पर ही सब हिसाब साफ हो जाता है। बेकार का झंझट हम पालते ही नहीं। खाना लगवा रही हूँ दीदी, उसने कहा, और मेरा प्रवचन अधूरा ही छोड़कर भीतर चल दी। यूं ही बैठे बैठे पत्रिकाएं देख रही थी कि गिरीश दफ्तर से आ गया। आज बड़ी जल्दी लौट आए। हाँ, थोड़ा जल्दी उठ गया। अकेली हो? सुनीता कहाँ है? अपने संस्कार केंद्र पर गई है। आज तुम नहीं गई? इतनी जल्दी आउट हो गई? मेरी उसकी उम्र में भी फ़र्क भी तो है। उतनी एनर्जी मैं कहाँ से लाऊंगी? पिक्चर के इरादे से जल्दी आ गया था। आज फ्राइडे की याद ही नहीं। चलो अच्छा ही हुआ, तुम्हारे साथ 2 बातें अकेले में करने का मन हो रहा था। दीदी, कल के नाटक के लिए मैं बहुत बहुत शर्मिंदा हूँ। चलता है रे,
छोटी मोटी झड़पें तो घर में होती ही रहती हैं, लेकिन उन्हें अवॉइड तो किया जा सकता है। सुनीता जानती है कि जब भी मैं किसी को रीनू चीनू के कपड़े पहने देखता हूँ तो सुलग उठता हूँ, फिर भी वह मुझे बार बार टॉर्चर करने से बाज नहीं आती। क्या वह इतनी सी बात नहीं समझती कि हर एक कपड़े के साथ कुछ यादें गुंथी हुई हैं? किसी और के शरीर पर देखता हूँ तो मन पर सांप लौट जाता है, और शायद इसीलिए सुनीता वे कपड़े बांटती फिरती है, क्योंकि उनमें यादें गुथी हुई हैं। उन यादों को वह दूसरों के सहारे मूर्त करना चाहती है। अलमारी में निर्जीव से पड़े वे प्यारे प्यारे कपड़े उसे उदास कर जाते होंगे। वह चाहती है कि कोई इन्हें पहने और उसे हंसी से उसके बच्चों के लिए दुआ करे। वह तो माँ है गिरीश, जानते हो आज मैं उसके साथ क्यों नहीं गई? वहाँ उसका इस तरह बेसुध होकर अपनी ममता लुटाना मुझसे देखा नहीं जाता। उन बच्चों के माध्यम से अपने बच्चों तक पहुँचने का उसका दयनीय प्रयास मुझे रुला जाता है, और तब तुम लोगों के पागलपन पर इतना ताव आता है कि बस। पागलपन मेरा नहीं है दीदी, सुनीता का है। उसी की जिद है यह। कहती है आजकल ये कोई नहीं देखता कि आपके बच्चे क्या पढ़ते हैं, वे कहाँ पढ़ते हैं, यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ भी तो एक से एक बढ़िया स्कूल है, राजधानी है। लेकिन यहाँ वाले स्कूल तो लोकल कहलाएंगे ना। आज का स्टेटस सिंबल है पब्लिक स्कूल। खासकर लड़कियों के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है। लड़की सुंदर हो, पढ़ी लिखी हो, दहेज वाली हो, फिर भी बात नहीं बनती। सुनीता कहती है कि अब लोग रेजिडेंशियल स्कूल वाली मांगते हैं, सिर्फ इंग्लिश मीडियम से किसी को इम्प्रेस नहीं कर सकते। सुनीता जो कहती है क्या वही अंतिम सत्य है? तुम्हारा अपना कोई मत नहीं है? मुझे मताधिकार मिलता ही कब है? मैं तो कस्बे के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का पढ़ा हुआ हूँ ना। स्कूल का नाम चबा चबा कर बोलते हुए उसने कहा। पब्लिक स्कूल तो हमारे लिए सपना ही था। हम तो किसी अच्छे से प्राइवेट स्कूल की बात भी नहीं सोच सकते थे, पर उससे क्या फ़र्क पड़ता है? आज किस बात में औरों से कम हो? बस यही तो मैं सुनीता को नहीं समझा सकता। उल्टे वही मुझसे कहती है कि आपकी परवरिश दूसरे ढंग से हुई है, आप इन बातों को नहीं समझेंगे। अपने पितृकुल के अपमान की एक सूक्ष्म सी चुभन से मैं तिलमिला गई, पर मैंने अपना क्षोभ प्रकट नहीं होने दिया। गिरीश वैसे ही उद्विग्न था। उसके मनस्ताप को और हवा देना उचित नहीं लगा। घर में शांति बनाए रखने के लिए कई बार समझौते करने पड़ते हैं, यह भी उनमें से एक है। पर अभी भी मेरा मन इसका अभ्यस्त नहीं हो पाया है। हर बार जाते हुए लड़कियां इस तरह बिलखती हैं कि मेरी हफ्तों की नींद छिन जाती है। किसी तरह मैं वह दृश्य भूल नहीं पाता। जितना ही अपने को संभालता हूँ, भीतर से उतना ही बिखर जाता हूँ। और शायद इसीलिए दनादन पीने लगे हो। क्यों नहीं, वह एक दूसरा टेंशन है। दो दो बच्चों को बाहर पढ़ाने का मतलब क्या होता है जानती हो दीदी? और सरकार जितनी तनख्वाह देती है उसमें तो यह संभव ही नहीं है। इस शाह खर्ची के लिए फिर बहुत कुछ ऊपर नीचे दाएं बाएं करना पड़ता है। दुख तो यह है कि इसके बाद भी रीनू चीनू वहाँ हीन भाव से ग्रस्त रहते हैं। आई एम ए बैंकरप्ट मैन दीदी, बोथ इमोशनली एंड फाइनेंशियली। जरा सी बात का तुम लोगों ने हवा बना रखा है, मैंने झिड़की दी। यह कोई ऐसी समस्या नहीं कि सुलझ ही ना सके। इसका कोई समाधान नहीं है दीदी। मेरी भावनाओं को कोई नहीं समझेगा। बच्चों को वापस बुलाने का सीधा मतलब होगा कि हम लोग इस खर्च को झेल नहीं पा रहे हैं। पास पड़ोस का उपहास तो मैं फिर भी सह लूँगा, पर सुनीता के ताने मेरा जीना मुश्किल कर देंगे। बच्चों की मेरी सारी खुशियाँ बेस्वाद हो जाएंगी। गिरीश, मैंने भीगे स्वर में कहा, अभी तुम्हारी शादी को दिन ही कितने हुए हैं, अभी से इतनी कड़वाहट? हैरत होती है। हैरत तो मुझे भी होती है दीदी, बहुत आश्चर्य होता है अपने पर। जानती हो, शादी के फ़ौरन बाद जब एक एक कर रीनू चीनू चली आईं तो मुझे बड़ी कोफ्त होती थी। लगता था कि सुनीता को मैंने हमेशा के लिए खो दिया है। वह जैसे बच्चों की ही होकर रह गई है। और अब जबकि हम दोनों के बीच तीसरा कोई नहीं है, मुझे घर लौटने की ही इच्छा नहीं होती। जरा भी अकेले हुए कि हम लोग बिना बात के लड़ पड़ते हैं। जो कहना चाहते हैं वह तो कह नहीं पाते, किसी तीसरी ही फालतू सी बात पर उलझ जाते हैं। मन की फांस मन में ही रह जाती है। वैसे सुनीता ने गलत नहीं कहा था। सचमुच हम लोग ऐसे वातावरण में पले हैं जहाँ बच्चों को घर में रहना हे नहीं समझा जाता था, बल्कि बच्चे तो घर की रौनक थे, धड़कन थे। बाबूजी तो बच्चों की पढ़ाई के लिए बुआ मामा आदि के यहाँ भी भेजने के विरुद्ध थे। उनका कहना था स्कूली शिक्षा बच्चों को घर पर रहकर ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि यही उम्र होती है जब बच्चे संस्कार ग्रहण करते हैं, परिवार के आचार विचार सीखते हैं। इसी उम्र में ममता की, देखभाल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। जो बच्चे इस कच्ची उम्र में बाहर निकल जाते हैं वे घर से हमेशा के लिए कट जाते हैं।
मैं तो बाबूजी से 2 कदम आगे थी। मेरा तो बच्चों को नौकरी के लिए भी बाहर भेजने का मन नहीं होता। मैं तो चाहती हूँ कि वे सारी ज़िंदगी पढ़ते ही रहें या फिर यहीं कहीं छोटी मोटी नौकरी कर लें। पर अपना सोचा सब कहाँ होता है। विनय डीएफओ बना जंगलों की खाक छान रहा है। उदय उतनी दूर पश्चिमी सीमांत पर तैनात है। पिछले साल अजय का रिजल्ट आते ही मेरा दिल बैठने लगा था। अब यह भी चला जाएगा। 3 बच्चों की माँ होने के बाद भी मैं अकेली पड़ गई। मैंने इधर उधर नज़र दौड़ाई कि किसी का बच्चा ले आऊँगी, थोड़ा सहारा हो जाएगा, पर कहीं भी बात छेड़ने का साहस नहीं हुआ। आजकल तो सबके यहाँ हम दो हमारे दो का बोलबाला है। अपना बच्चा कौन हमें देगा। पर जब पता चला कि गिरीश ने रीनू चीनू को हॉस्टल में डाल दिया है तो बहुत पछतावा हुआ। इससे तो अच्छा था मैं ही ले आती, कम से कम घर में रौनक तो होती। यूँ तो अब बहुरानी आ गई है, पर वह विनय के बंगले की शोभा बढ़ा रही है। मेरा घर तो सोना का सोना रहा। अजय ने नौकरी ढूंढी भी तो एकदम कुवैत में। उसके जाने तक मैं किसी तरह जी कड़ा करके उसकी तैयारी में लगी रही। उसे विदा करने काफ़ी लोग आ गए थे। उन सब के जाते ही मैंने बिस्तर पकड़ लिया। शरीर तो अपनी जगह ठीक, मन एकदम पस्त हो गया था। कोई दवा लगती ही न थी। 15-20 दिन बाद जी कुछ ठिकाने लगा। विनय के पिता समझते हैं यह डॉक्टर वर्मा की दवा का असर है, पर मैं जानती हूँ मेरा असली डॉक्टर कौन है। वह है मेरा नन्हा पोता। उसकी खुशखबरी मुझे मेरी छोटी बहन शशि ने दी थी। अजय को विदा करने सब लोग आए थे। लौटते समय विनय मौसी को ज़बरदस्ती लिवा ले गया। बेचारा मुझसे भी बहुत कुछ कहता रहा, पर उस समय मेरा कहीं जाने का मूड नहीं था। शशि का पत्र आते ही मेरी खुशी का पार नहीं रहा। साथ ही मैंने अपने को लताड़ा भी। मेरी आंखों को क्या हो गया था। 8 दिन तक बहू आंखों के सामने रही और मुझे पता ही नहीं चला। दरअसल इस समय मैं अजय के लिए इतनी व्यग्र थी कि दूसरी बातों के लिए अवकाश न था। मैं तो एकदम भली चंगी हो गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। मैंने तुरंत फुरत भविष्य की सारी योजना बना डाली। बस अब की बार स्वाति आएगी तो उसे यहीं रख लूँगी। बच्चा पूरे 6 महीने का हो जाएगा तभी वापस भेजूँगी। वहाँ जंगल में उसकी दवा दारू कौन करेगा। और अगले 2-3 साल में विनय का अच्छी जगह तबादला ना हुआ तो उसे यहीं ले आऊँगी। उस गंवई गांव में नहीं पढ़ने दूंगी। बैठे बिठाए लड़का बर्बाद हो जाएगा। जिसके आने की आहट मात्र से मन का सुनापन बिला गया था, उसके आने पर क्या रौनक होगी। मैं तो उसकी कल्पना से ही पुलकित हो जाती हूँ। बस अब मुझे किसी के आगे हाथ पसारने की ज़रूरत नहीं रही। मन चाहा खिलौना मुझे मिल गया था। रात का खाना खाकर हम तीनों अपनी अपनी कुर्सियों पर जम गए थे। अब मुझसे रात में बुनाई नहीं होती, टीवी देखते हुए तो बिल्कुल भी नहीं। पर सुनीता ने अपने बैग से चटक नारंगी रंग का एक लच्छा निकाल लिया था और अब उसे घुटनों में फैलाकर वह गोला बना रही थी। क्या बना रही हो, मैंने उत्सुकता से पूछा। शेरी के लिए स्कार्फ बना रही हूँ। सुबह ठंडी हवा चलती है। धत तेरे की, मैंने निराश होकर कहा। मैं तो सोच रही थी घर में कोई नया मेहमान आ रहा है। अरे नहीं दीदी, अब गुंजाइश ही कहाँ है। गुंजाइश निकालनी पड़ेगी। रीनू चीनू को भाई नहीं चाहिए। कोई श्योरिटी है फिर से एक टीनू आ गई तो आ जाने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। घर में रौनक तो रहेगी। शहरी वेरी से मन थोड़े ही भरता है। आप शहरी से इतनी नाराज़ क्यों हैं दीदी। नाराज़ नहीं हूँ रे, पर दीदी सावधान रहिएगा, आपके खिलाफ एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। गिरीश ने बनावटी गंभीरता से कहा। आप दीदी को बेवजह डरा क्यों रहे हैं। दीदी जाते समय तुम्हें एक सरप्राइज़ देने वाली है। कोई कुत्ता बिल्ली तो नहीं, मैंने सशंक होकर पूछा। देखो सुनीता, मैंने तो कुछ नहीं कहा ना, पर हमारी दीदी ही इतनी इंटेलिजेंट हैं कि अब आप चुप भी कीजिए। सच दीदी, मिसेज रायज़ादा की जूली ने इतने प्योर पप्स दिए हैं, मेरा बस चले तो मैं सबको उठा लाऊं। आप मेरी इतनी बात मानिए, कम से कम एक तो ज़रूर ले जाइए। मुझे चुप देखकर उसने कहा, क्या सचमुच आपको जानवरों से इतनी चिढ़ है। नहीं, चिढ़ नहीं है रे, पर दीदी आप एक बार इन्हें प्यार करके तो देखिए। दे रिपे यू विथ कंपाउंड इंटरेस्ट। एम आई राइट डार्लिंग, उसने शैरी से पूछा। तुम्हारा कहना ठीक है सुनीता, पर अब इस उम्र में मुझसे उनकी सार संभाल नहीं होगी। जीजाजी कर लेंगे। वाह क्या कहने, वे अपनी देखभाल तो कर लें पहले। मुझे दिन भर उनके आगे पीछे डोलना पड़ता है। फिर आप दोनों मिलकर कुत्ते के आगे पीछे डोलेंगे, घर में रौनक हो जाएगी। बिजी हो जाएंगे तो उदास होने को वक्त ही नहीं मिलेगा। रौनक का तो ऐसा है, मैंने मन ही मन उमकते हुए कहा कि घर में अब जीता जागता खिलौना आ रहा है। अरे हाँ दीदी, आपको मैं बधाई देना तो भूल ही गई। बधाई किस बात की, गिरीश ने पूछा। वाह, आपको पता ही नहीं है।
दीदी आप दादी बनने जा रही हैं। दीदी दिस इज़ टू मच। विनय ने यह अच्छा नहीं किया। क्या हुआ रे? अरे बड़ी मुश्किलों से हम अपने को ससुर जी के गरिमामय पद के अनुरूप ढाल रहे थे। इसने दन्न से हमें दादाजी बना डाला। इतना फास्ट प्रमोशन तो किसी डिपार्टमेंट में नहीं होता। उसके इस अभिनय पर मैं और सुनीता दोनों ही हंस पड़ी। उल्लसित होकर मैंने सुनीता से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? शशि ने लिखा था। शशि दीदी लिखेंगी? राम भजिए। फिर मेरे पास स्वाति का पत्र आया था। स्वाति का? आश्चर्य से मेरी आंखें फैल गईं। क्यों, आपकी बहू क्या हमें पत्र नहीं लिख सकती? क्यों नहीं लिख सकती? मैंने कहा और चुप हो गई। अब यह कैसे कहती कि स्वाति का इस तरह ढिंढोरा पीटना मुझे अच्छा नहीं लगा। यह बात क्या बहू बेटियों की अपने मुंह से कहने की है? फिर हम लोग किस लिए हैं? ये नई लड़कियां कितनी स्मार्ट होती हैं दीदी। सुनीता ने जैसे मेरे मुंह की बात छीन ली, पर उसके स्वर में व्यंग्य का नहीं प्रशंसा का पुट था। जानती हैं उसने पत्र क्यों लिखा था? मुझसे रीनू के स्कूल की जानकारी मंगाई थी। मेरे कलेजे पर मानो किसी ने हथौड़े की चोट की। तिल मिलाकर मैंने पूछा, क्या उसे पता चल गया है कि लड़की ही होगी? हो भी सकती है, सभी संभावनाओं का ध्यान रखना पड़ता है। उन्होंने कोई 5-6 जगह फॉर्म दे रखे हैं, एक के भरोसे थोड़े ही बैठा जाता है। अब देखिए ना, रीनू के स्कूल में सन 90 तक की बुकिंग हो चुकी है। इसीलिए मैं कहती हूँ ना कि स्वाति बड़ी समझदार है। बच्चे की आहट पाते ही उसने भविष्य की योजनाएं शुरू कर दी। हमारी तरह नहीं कि प्यास लगने पर कुआं खोदने चले हैं। वो तो लक अच्छा था इसलिए एडमिशन मिल गया, वरना मुश्किल ही था। सुनीता और भी बहुत कुछ कहती रही, पर मेरे कान ही सुन पड़ गए थे। आँखों के सामने स्वाति की योजनाएं नाच रही थी। उसने बच्चे का भविष्य तो निर्धारित कर लिया, पर हमें तो एकदम भूतकाल में ढकेल दिया। सारी उमंगों पर, उल्लास पर पानी फिर गया। गिरीश, मैंने थके से स्वर में कहा, बहुत रह लिए भैया, अब हमारी वापसी का इंतज़ाम करो। बोर हो गई दीदी? दोनों ने एक साथ पूछा। नहीं रे, पीहर में आकर कोई बोर होता होगा, पर घर पर वो महाराज बैठे हैं ना, उन्हें राम खिलावन के भरोसे छोड़ आई थी। कच्ची पक्की खिलाकर पता नहीं उनकी क्या दशा करती हो। जब तक हूँ तब तक सेवा कर लेने दो, मैंने उठते हुए कहा। फिर तो वे हैं और उनके बच्चे, जैसा चाहे रखें। बात को इतना करुण पुट देने की ज़रूरत नहीं थी, पर यह तो मैं अपना आक्रोश उड़ेल रही थी। किस पर? जानती हूँ कि नदी कभी पीछे मुड़कर नहीं देखती, उसका प्रवाह आगे को ही भागता है। फिर यह जिद क्यों, किस लिए? अभी आप सुन रहे थे मालती जोशी जी द्वारा लिखी कहानी मोहभंग।